माई सेल्फ चार संतोष। आज मैं आपको कक्षा 10 का पाठ नंबर 4 व्याकरण विभाग करवाने जा रही हूँ। पाठ नंबर 4 के ऑलरेडी 3 वीडियोस आप देख चुके होंगे। फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेनेशन दिया गया था, सेकेंड वीडियो में शॉर्ट आंसर दिए गए थे और थर्ड वीडियो में आपसे लॉन्ग आंसर दिए गए थे। नेक्स्ट वीडियो जो फोर्थ वीडियो है आज आपका, वो है आपका व्याकरण विभाग और व्याकरण विभाग का फर्स्ट टॉपिक है हमारा समास। तो सबसे पहले हमें उसका नॉलेज होना जरूरी है कि समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से भेद होते हैं और हमसे एग्जाम में कौन कौन से पूछे जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट है समास की डेफिनेशन। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब एक स्वतंत्र शब्द की रचना होती है उसे समास कहा जाता है। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। फर्स्ट है हमारा आव्ययभाव समास, सेकंड है कर्मधारय समास, थर्ड है तत्पुरुष समास, फोर्थ है हमारा द्वंद्व समास, फिफ्थ है हमारा द्विगु समास और सिक्स्थ है हमारा बहुव्रीहि समास। तो इस तरह से मुख्यतः 6 भेद होते हैं और एग्जाम में ये किस तरह से पूछे जाते हैं। एग्जाम में इस तरह से हेडिंग मिलेगा आपको कि समास के प्रकार बताइए और ऐसे ही आपको एक शब्द दिया जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट है शुभ कामना। शुभ कामना, अगर हमें इसका विग्रह करना आता है तो हम इजीली बता सकते हैं कि ये कौन सा समास है, बट आपसे विग्रह नहीं पूछा जाएगा, आपसे सिर्फ यही पूछा जाएगा कि ये समास कौन सा प्रकार का है। तो अगर आपको विग्रह करना आता है तो आप इजीली बता सकते हो। तो विग्रह हम कैसे करेंगे, शुभ कामना। शुभ कामना, कामना कैसी है, शुभ है। और ये कौन सा समास है, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास कैसे है, जिस समास का पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद विशेष्य हो, या जिस समास का पूर्व पद विशेष्य हो और उत्तर पद विशेषण हो, या तुलना या उपमा की जाती है, वहां पर कर्मधारय समास होता है। तो यहाँ पर कामना कैसी है, शुभ है। शुभ है जो कामना, कैसे विग्रह करेंगे हम, शुभ है जो कामना कर्मधारय समास। सेकेंड है हमारा ईसाई मत। ईसाई मत का कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट जो है बीच में योजक चिन्ह लिखते हैं तो उन्हें ऐसे लगता है शायद ये द्वंद्व समास है, बट ये द्वंद्व समास नहीं है। हमें उसका विग्रह करना आना जरूरी है। ईसाई मत, ईसाइयों का मत, क्या आएगा इसमें विग्रह में, ईसाइयों का मत। ईसाइयों का मत तत्पुरुष समास। क्यों तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास की क्या डेफिनेशन है, तत्पुरुष समास की डेफिनेशन है जिस समास का पूर्व पद गौण होता है और उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। और इस समास में कारक की 6 विभक्तियां, यानी कि प्रथम और अंतिम को छोड़कर 6 विभक्तियां, जो कारक की 6 विभक्तियां आती हैं विग्रह करते समय, वहां पर तत्पुरुष समास होता है। तो ईसाइयों का मत का शब्द जो है संबंध कारक की विभक्ति दी गई है, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है हमारा आरंभ सुर। सुर यानी किसी गाने की जो लय या तान होती है उसे सुर कहा जाता है, आरंभ सुर। अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो आरंभ का सुर, और इसका जो है कौन सा समास होगा, फिर से ईसाइयों का मत था, इसमें भी संबंध कारक की विभक्ति दी गई थी। आरंभ का सुर है तो इसमें भी का विभक्ति दी गई है संबंध कारक की, तो यहाँ पर भी आपका तत्पुरुष समास दिया गया है। अब है हमारा कार्य क्षेत्र। कार्य क्षेत्र का अगर हम विग्रह करने जाएं तो कार्य के लिए क्षेत्र भी कह सकते हैं, कार्य का क्षेत्र भी कह सकते हैं। यहाँ पर भी सेम वही तत्पुरुष समास दिया गया है। अब नेक्स्ट है हमारा मनुष्य समाज। मनुष्य समाज, तो किसी एक मनुष्य से तो समाज नहीं बना है, मनुष्यों का समाज, यहाँ पर भी हमारा तत्पुरुष समास दिया गया है। आदर
सत्कार, यहाँ पर कौन सा समास है, यहाँ पर द्वंद्व समास है। किस तरह से द्वंद्व समास है, जहां पर द्वंद्व समास की परिभाषा है जहां पर पूर्व पद और उत्तर पद मीन्स जहां पर दोनों ही पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। तो यहाँ पर आदर और सत्कार क्या होगा विग्रह हमारा, आदर और सत्कार, इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास दिया गया है। षड्यंत्र, षड्यंत्र में षड क्या है, एक संख्या है। संस्कृत भाषा में अगर आपने कभी संख्याएं पढ़ी हो तो पता चलेगा षड जो है एक संख्या है और ये कौन सी है, षड, जिसे हिंदी में हम 6 बोलते हैं, वो जो है हम संस्कृत में षड कहते हैं। तो षड्यंत्र जहां पर पूर्व पद संख्या का बोध कराता है वहां पर द्विगु समास होता है। तो यहाँ पर कौन सा समास है, द्विगु समास है। नेक्स्ट है हमारा नवयुवक। नवयुवक, नव है जो युवक या नया है जो युवक, यहाँ पर कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। युवक कैसा है, नव है। नेक्स्ट है हमारा दत्तचित्त। चित्त का अर्थ होता है मन और यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। अगर हम दत्तचित्त का विग्रह करेंगे तो जिसे मन लगाकर किया गया हो वह बहुव्रीहि समास है दत्तचित्त हमारा। और बहुव्रीहि समास की क्या परिभाषा होती है, जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं, जो किसी अन्य की ओर संकेत करता है। तो यहाँ पर दत्तचित्त, दत्त यानी पूर्व पद है आपका और चित्त आपका उत्तर पद है, तो दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं है, यह किसी अन्य की ओर संकेत करता है, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा संधि। तो सबसे पहले संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। और संधि के नियमों द्वारा वर्णों को फिर से तोड़ना उसे जो है संधि विच्छेद कहा जाता है। तो अगर शब्द दिया है तो आपको उसका संधि विच्छेद करना है और अगर संधि विच्छेद किया हुआ है तो आपको उसको जोड़ना है। तो इस तरह से आपके 2 ऐसे क्वेश्चन होंगे और 2 मार्क्स के ही होंगे। किस तरह से, ये दिए गए शब्द की संधि कीजिए और दिए गए शब्द की संधि जोड़िए। एक क्वेश्चन होगा संधि तोड़िए तो एक क्वेश्चन होगा आपका संधि जोड़िए। यहाँ पर दिया गया है हेडिंग, नीचे दिए गए शब्दों की संधि कीजिए। तो किस तरह से संधि करनी है आपको, फर्स्ट वर्ड है हमारा व्याख्यान। व्याख्यान में आप किस तरह से संधि करोगे, V प्लस के आख्यान, V प्लस के आख्यान कैसे लिखोगे, यहाँ पर वह जो है आधा दिया गया है और उसके बाद में या दिया गया है। तो या कैसे बनता है, या बनता है हमारा छोटी ई प्लस के आ, छोटी ई प्लस के आ इज इक्वल टू या। तो वो के आगे हमने छोटी ई की मात्रा लगाई है और उसके बाद जो है हमने आ लिखा है। तो ये दोनों को जोड़कर ई प्लस के आ इज इक्वल टू या। तो यहाँ पर वो के पीछे या दिया गया है और उसके बाद में थयान, यानी कि V प्लस के आ व्याख्यान का हम संधि विच्छेद लिखेंगे, V प्लस के आख्यान व्याख्यान। पर्याप्त, पर्याप्त है हमारा शब्द और हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, परि प्लस के आप्त, पर्याप्त। यहाँ पर भी वही है सेम, छोटी ई यानी कि र के आगे छोटी ई की मात्रा है और उसके बाद जो है या के पीछे आ की मात्रा है। तो इस तरह से परि प्लस के आप्त पर्याप्त, यानी कि ई प्लस के आ इज इक्वल टू या। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इत्यादि। इत्यादि, इति प्लस के आदि, यहाँ पर भी त के आगे छोटी ई की मात्रा है और उसके बाद में आ है। तो ई प्लस के आ या। तो इस तरह से इत्यादि शब्द हमारा बनता है। नेक्स्ट है हमारा षड्यंत्र। षड्यंत्र में षड प्लस के यंत्र, षड्यंत्र। नेक्स्ट है हमारा
निश्चित। निश्चित शब्द का हम कैसे करेंगे? निश्चित शब्द नी है प्लस के चित्त, जो श है उसकी जगह किसने ले ली है? विसर्ग ने। और इस तरह से निश्चित शब्द का होगा हमारा संधि विच्छेद नी है प्लस के चित्त। और जहां पर विसर्ग लगा हुआ हो वहां पर जो है स आ जाएगा। इस तरह से हम उसको जोड़ सकते हैं और उस तरह से उसको तोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्याकुल। व्याकुल में भी सेम वही है, वी प्लस के आकुल, व्याकुल। तो वह अगर कोई भी वर्ण जो है आपका आधा दिया गया है तो उसके आगे हमेशा छोटी ई की मात्रा आती है। तो हम समझ सकते हैं कि उसके बाद वाला जो वर्ण है वो जो है अगर ई प्लस के आ है तो या होगा, तो आगे वाले वर्ण के साथ में उसके साथ में छोटी की मात्रा आ जाएगी। अब है सारांश। सारांश र के पीछे आ की मात्रा है तो सार प्लस के अंश। सार प्लस के अंश, अगर ए प्लस के ए है तो भी आ होता है और अगर ए प्लस के आ है तो भी आ होता है। तो सार प्लस के अंश सारांश, क्योंकि र के पीछे आ की मात्रा थी तो यहाँ पर ए आ गया। नेक्स्ट है हमारा देशांतर। देशांतर में देश में मुख्य शब्द हमने आगे ले लिया है, देश प्लस के अंतर देशांतर। श के पीछे आ की मात्रा उसकी जगह किसने ले ली? त ने। नेक्स्ट है हमारा निराश्रय। निराश्रय नी है प्लस के आश्रय। निराश्रय का क्या होगा? नी है प्लस के आश्रय। यदि विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से पहले आपका घोष व्यंजन है या ए या आ को छोड़कर स्वर का मेल किसी भी घोष व्यंजन से होता है तो वहां पर घोष व्यंजन से होने के बाद वहां पर उसकी जगह कौन ले लेता है? विसर्ग। और यदि विसर्ग वहां पर दिया गया है तो जब आप संधि को जोड़ते हो तो उसकी जगह कौन ले लेता है? र। तो इस तरह से निराश्रय का संधि विच्छेद होगा आपका नी है प्लस के आश्रय। नेक्स्ट है हमारा अनर्थ। अनर्थ में अन प्लस के अर्थ और न के नीचे हलंत लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यंजन अपने आप में पूर्ण नहीं होते हैं, उन्हें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। और जिस तरह से व्यंजन दिए गए हैं तो व्यंजन जो है हलंत लगाकर ही, जैसे कि हमने यहाँ पर न लिखा है तो न हलंत प्लस के अ, अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ही न अपने आप में पूर्ण है। तो इस तरह से यहाँ पर अन यानी कि न के नीचे हमने हलंत लगाया, उसके बाद जो अर्थ लिखा, तो इस तरह से अनर्थ का संधि विच्छेद होगा अन प्लस के अर्थ। तो इस तरह से आप वीडियो देख लीजिए, उसे अच्छी तरह से सुन लीजिए। यहाँ पर दो टॉपिक इस वीडियो में करवाए गए हैं। फर्स्ट है हमारा समास और सेकंड है हमारा संधि। 10th स्टैंडर्ड में हिंदी में ये दो मेन टॉपिक है, बाकी समानार्थी, विरोधार्थी ये आप इजीली कर सकते हो, लेकिन जहाँ पर समास और संधि है वहां पर आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। तो इस तरह से ये दोनों ही टॉपिक आप देखने के बाद अपनी नोटबुक में कंप्लीट करोगे। और अगर आपको कोई डाउट है तो आपका लाइव सेशन में क्लियर करवा दिया जाएगा।